चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में एक बार डेफिनेशन तो पढ़ा दिया था आप लोग को, लेकिन फिर से थोड़ा बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। इस बार जो भी प्रूफ वगैरह बीच में आएगा करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, याद करो क्वाड्रिलेटरल्स का डेफिनेशन क्या था। एनी फोर साइडेड क्लोज फिगर, ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के पास में टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, नाम पढ़ सकते हो इस क्वाड्रिलेटरल के रेस्पेक्ट में क्या क्या, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। और डायगोनल्स कितना होगा, दो, क्या क्या, ए सी और बी डी, ठीक है। और एंगल्स कितना होगा, चार, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। जैसे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता था, 180 डिग्री, वैसे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। ये काम करो, हल्का हल्का लिखते भी जाओ आप लोग। पहले लिखो डेफिनेशन। डेफिनेशन डेफिनेशन में आप लोग ये वाला पेज डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। लिखो, एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, any four-sided closed figure is called quadrilateral. Any four-sided closed figure is called quadrilateral. Full stop. इसको ऐसे पेन से ही ना रफ फिगर एक बना लो इससे जैसे। ठीक है, इसके नीचे लिखो हियर ए बी कॉमा बी सी, ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी एंड डी ए। हियर ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी एंड डी ए आर द sides of the quadrilateral. A B comma B C comma C D and D A are the sides of the quadrilateral. Full stop. Again, AC comma BD, AC comma BD, again AC comma BD are diagonals, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें बस एक स्टेटमेंट आप लिख लो, ये वाला, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट लिखो थ्योरम 1। थ्योरम आप लोग पीडीएफ से ही रेफर कर लेना, बस डायरेक्टली प्रूफ पे ही बात करेंगे। एक बार पढ़ के देखो क्या प्रूफ करना है आप। प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एक बार पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम लोग इसको कॉपी में कर देंगे। आप ऐसे रैंडमली कुछ एक क्वाड्रिलेटरल बना के देख सकते हैं। मानो कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। पहले इसका नाम दे देते हैं। लेट्स से कि इसका नाम है ए बी सी एंड डी। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। अब अगर इसका प्रूफ हम करना चाहें कि सारे एंगल का सम सपोज करो कि 180 डिग्री होगा, 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो आप। सपोज करो कि ऐसा कुछ डायगोनल जैसा बना लिया मैंने, ठीक है, इस टाइप से। और मैंने काम किया कि एंगल ये तो कंप्लीट है मेरे पास में, जिसको नहीं छेड़ूंगा मैं। एंगल बी का 2 टुकड़ा हो रखा है, इस टुकड़े को मैं एक बार एंगल 1 कह देता हूँ, और जो उधर वाला हिस्सा है उसको एक बार मैं एंगल 2 कह देता हूँ। सी को सी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कंप्लीट एंगल है। डी का वापस से 2 टुकड़ा हुआ है, एक को आप 3 कह लो और एक को आप 4 कह लो। आई होप यहाँ तक सारा चीज समझ में आ रहा हो। इसके बाद देखो इस फोटो के अंदर में मुझे 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड, हाँ, 2 ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है देखो आप। एक ट्राइंगल मेरे को दिख रहा है ए बी और डी, डायगोनल के ऊपर वाला। तो उसमें मेरे ख्याल में एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये सारा मिला के कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है। और सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल मेरे को दिख रहा है बी सी डी। इस ट्राइंगल के अंदर में सोचो कि एंगल 2 ले लो आप, एंगल सी ले लो आप और एंगल 3 ले लो आप, और ये सारा एंगल मिला के फिर से कितना हो जाएगा सोचो, 180 डिग्री। अब इसको यदि मैं कुछ समय के लिए इक्वेशन 1 और इसको मैं कुछ समय के लिए इक्वेशन 2 मार्क कर दूं तो 1 + 2 का इंपैक्ट क्या होगा सोचो। इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 इंप्लाइज, देखना ध्यान से, ये तो पूरा है, ये का कोई पार्ट नहीं है।
तो आई विल राइट इट्स नेम। फिर उसके साथ में आ रखा है अपने पास में 1, आ रखा है 4, इधर से आ रखा है 2, और ये कंप्लीट एंगल है आपके पास में एंगल C, और है आपके पास में प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो 180 प्लस 180 दो बार, एक बार इक्वेशन 1 में 180 है और एक बार इक्वेशन 2 में 180 है। अब यहाँ पर आप देखो कि एंगल A का कोई टेंशन नहीं, वो पूरा आ रखा है यहाँ पे, और एंगल C का भी कोई टेंशन नहीं है, वो पूरा आ रखा है यहाँ पे। और फोटो के हिसाब से आप सोचोगे तो एंगल 1 और एंगल 2 मिला के कितना हो जाना चाहिए, सोचो, एंगल B हो जाना चाहिए। तो इन दोनों को मिला के मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर एंगल B, और इसी तरीके से 4 और 3 को मिला के मेरे को क्या मिल जाएगा, सोचो, मेरे ख्याल में एंगल D। तो ऑल टुगेदर ये स्टेटमेंट क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो एंगल A तो है ही, ठीक है, 1 और 2 मिला के किस में चेंज हो जाएगा, वो एंगल B में। सिमिलरली 4 और 3 मिला के किस में चेंज हो जाएगा, वो एंगल D में, और एंगल C तो अलग से था ही। और 180 प्लस 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360। तो हेंस आई कैन सी कि A प्लस B प्लस C प्लस D सब मिला के कितना आ गया मेरे पास में, 360 डिग्री। ऐसा समझो, लिखो पहले लिखो गिवन, गिवन में लिखूं क्या लिखोगे, लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल, let ABCD be a quadrilateral, let ABCD be a quadrilateral, full stop। फिर लिखूं BD is its diagonal, BD is its diagonal, BD is its diagonal। आगे लिखूं to prove एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर लिखो प्रूफ, प्रूफ में लिखो इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, इसमें लिखो एंगल A प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। साइड में रीजन दे सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, और इसको मार्क कर लेना इक्वेशन नंबर 1, एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर नीचे लिखो अगेन इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, नीचे लिखो एंगल 2 प्लस एंगल C प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल C प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन विल बी अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, और इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2, एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर नीचे लिखो नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 implies, अब पहले ये वाला स्टेटमेंट लिखो एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C प्लस एंगल 3, एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C प्लस एंगल 3 is equals to 180 plus 180. This implies angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equals to 360 डिग्री, ठीक है। नीचे लिखना hence proved, hence proved, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13, find all the angles of the quadrilateral। जब कभी भी ऐसे रेशियो बोल के कुछ हमको दिया हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, मानो कि राम और श्याम है, उसका एज का रेशियो है 2:3, तो आप एज को कितना कितना अज्यूम कर सकते हैं, 2x और 3x। तो जैसे एंगल्स का रेशियो अगर 3:5:9:13 दे रखा है तो आप एंगल्स को इनिशियली क्या मान के स्टार्ट कर सकते हैं, 3x, 5x, 9x और 13x। लिखो लेट द एंगल्स बी, लेट द एंगल्स बी, थ्योरम के बाद में ये क्वेश्चन है, आप हाँ क्वेश्चन लिख के छोड़ दो। लेट द एंगल्स बी 3x, 5x, 9x, 13x, 3x, 5x, 9x, 13x, ठीक है। नीचे लिखो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी,
बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, साइन एंगल का सम कितना होना चाहिए 360, तो लिखो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल्स टू 360 इज इक्वल्स टू 360। दिस एम्प्लाइज 3 5 कितना हो जाएगा 8 और 8 9 17, 17 और 13 30, तो 30x इज इक्वल्स टू 360। यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 336 कटेगा मेरे ख्याल में 12, सो x इक्वल्स टू आपको मिलेगा 12। नीचे लिखो नाउ द एंगल्स आर लिखना 3 into 12 कॉमा 5 into 12 कॉमा 9 into 12 एंड कॉमा 13 into 12। सो 3 into 12 का आंसर कितना आ जाएगा 36, 5 into 12 का 60, 9 into 12 का 108 और 13 into 12 का 156। बाकी लोग भी क्रॉस वेरीफाई कर लो एक बार, सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी डन। इसके अलावा एक बार वापस से हम यही फैमिली और उसका डेफिनेशन वापस से देखेंगे, लास्ट टाइम पर भी दिखा दिया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो फैमिली का सबसे हेड आदमी है, उस हेड आदमी का नाम क्या है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसमें कितना आदमी है 3, एक आदमी हो गया ट्रपीजियम, एक आदमी हो गया पैरेललोग्राम और एक आदमी क्या हो गया काइट। ट्रपीजियम का फर्दर 2 और बाइफर्केशन है, सिंपल ट्रपीजियम और आइसोसेलेस ट्रपीजियम। पैरेललोग्राम का 2 बाइफर्केशन इनिशियली, रेक्टेंगल और रोम्बस, और काइट का कोई बाइफर्केशन नहीं। फिर ट्रपीजियम का भी सिंपल और आइसोसेलेस के आगे फर्दर कुछ नहीं पढ़ना है, बस डेफिनेशन पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम का लेकिन पहले रेक्टेंगल और रोम्बस में कन्वर्जन होता है, और इन दोनों को मिक्स करके एक अगर सिंगल एंटिटी हम बनाएं तो वो क्या हो जाएगा हम लोग के लिए स्क्वायर हो जाएगा। तभी नेक्स्ट हमारा पहला टारगेट यही रहेगा कि सबके डेफिनेशन को मैं एक बार थोड़ा सा रिमाइंड और रिकॉल कर लेते हैं। सिंस एक बार पढ़ा चुका हूं इसलिए पहले इस चार्ट से ही सारा बता देता हूं, फिर मैं सारा स्लाइड्स आपको रीड करवा दूं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन एक बार मेरे को बताने का ट्राई करवा। एनी 4 साइडेड फिगर, ठीक है, उसमें किसी भी पेयर का पैरेलल होना या इक्वल होना ऐसा कोई भी चीज नेसेसरी है कि कुछ भी नेसेसरी नहीं, ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं। अब इसके बाद देखो जैसे जैसे स्पेसिफिकेशन बढ़ता जाएगा नाम चेंज होता जाएगा। जैसे इसमें कोई किसी से पैरेलल नहीं, लेकिन अगर वन पेयर ऑफ साइड क्या हो जाता है बताओ पैरेलल, तो वो चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ ट्रेपीजियम। 1 के साथ में अगर आप और आगे बढ़ोगे और आप बोलते हो कि 2 पेयर ऑफ साइड्स क्या हो जाए एक दूसरे से पैरेलल, तो उस केस में इसको क्या बोल दोगे आप पैरेललोग्राम। और काइट का तो थोड़ा अलग ही था, उसका थोड़ा रुक के देखेंगे। ये समझ में आया आपको, ये चीज याद आ रहा है कि क्वाड्रिलेटरल में क्या सिचुएशन था, नोबडी इज पैरेलल टू एनीबडी, ठीक है। ट्रपीजियम में एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड द अदर पेयर दे आर नॉट पैरेलल। पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स दे मस्ट बी व्हाट पैरेलल। तो ये ट्रपीजियम का और पैरेललोग्राम का डेफिनेशन। ट्रपीजियम से अगर मैं आपको फर्दर पूछूं कि सिंपल ट्रपीजियम क्या था तो क्या बताओगे, ऑपोजिट साइड्स मतलब 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स दे आर पैरेलल, और जो लोग पैरेलल नहीं है एक दूसरे से उनका लेंथ आपस में सेम की डिफरेंट। नॉन पैरेलल साइड्स का लेंथ सेम नहीं होना चाहिए। आइसोसेलेस का डेफिनेशन क्या था, 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल बिकॉज इट इज अ ट्रपीजियम, और जो नॉन पैरेलल साइड्स है उनका लेंथ आपस में क्या होना चाहिए इक्वल। उस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे आइसोसेलेस ट्रपीजियम। पैरेललोग्राम के लिए 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। फिर रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए बताओ। रेक्टेंगल के लिए देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इस चीज को थोड़ा विजुअलाइज करके लॉन्ग रन आप याद रखने का ट्राई कर। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल से बिगिन करके रेक्टेंगल पहुंचने के लिए मैं आपको बोलूं तो आपको 2 स्टेप चलना पड़ेगा। यू विल से कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच both a pair of opposite sides are parallel and all angles are 90 degree will be a rectangle। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि पैरेललोग्राम से स्टार्ट करके रेक्टेंगल पहुंचना है तो इसका मतलब ये कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, इसका टेंशन आपको नहीं लेना, आपको सिर्फ किसका टेंशन लेना है 90 डिग्री का। सिमिलरली रोम्बस पे पहुंचने के लिए आई विल से कि देयर आर 2 वेज कि आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। अगर आप क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए कि a quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel, उससे वो बनेगा पैरेललोग्राम and all sides are equal, then we will tell it a rhombus। लेकिन अगर आप ऑलरेडी पैरेललोग्राम से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आप ये वाला पार्ट को स्किप कर सकते हो। आप सिंपली क्या बोल सकते हो बताओ, a parallelogram in which all sides are equal will be called as what rhombus,
ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करो रेक्टेंगल का डेफिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल अगर बोलोगे तो कैसा होना चाहिए? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच both pair of opposite sides are parallel to each other and all angles are 90 degree will be called as rectangle. If you start from parallelogram फिर rectangle बताना है तो क्या बोलोगे? A parallelogram in which all angles are 90 degree will be called as rectangle. Similarly अगर rhombus बताना है quadrilateral से start करके तो कैसा definition होना चाहिए आपका? A quadrilateral in which बोलो both pair of opposite sides are parallel and all sides are equal will be called as rhombus. लेकिन अगर पैरेललोग्राम से शुरू करके रोम्बस बताना है तब क्या बोलोगे? अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल विल बी कॉल्ड एज रोम्बस. सिमिलरली स्क्वायर का तो बहुत सारा मतलब क्या है कि उल्टा पुल्टा डेफिनेशन हो सकता है. स्क्वायर का स्टार्टिंग फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल अगर आप आते हो तो आप ऐसे आ सकते हो, देखो कि क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल विल बी कॉल्ड एज. अगर पैरेललोग्राम से स्टार्ट करते तो पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल विल बी कॉल्ड एज अ स्क्वायर. अगर सपोज करो कि रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हो तो फिर ये वाला और ये वाला प्रॉपर्टी तो आ गया उसके पास में, क्या नहीं है अभी उसके पास? रोम्बस वाला नहीं है, तो आप बोलोगे कि रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल विल बी कॉल्ड एज स्क्वायर. और अगर सपोज करो कि रोम्बस से स्क्वायर जाना है तो क्या बोलोगे? अ रोम्बस इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री विल बी कॉल्ड एज अ स्क्वायर. ठीक है, तो ये पैटर्न आप याद रखना कि किसका यूनिक प्रॉपर्टी क्या है और कौन किसके नीचे लाई कर रहा है. तो जो उसका यूनिक प्रॉपर्टी है वो भी उसके पास होना चाहिए और जिसके नीचे वो लाई कर रहा है वो सारा प्रॉपर्टी भी उसके पास में होना चाहिए. एक बार मैं फिर पूछूंगा पैरेललोग्राम का, फटाफट बताओ क्या डेफिनेशन बोलोगे? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल विल बी कॉल्ड एज पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल बोलो फटाफट, दोनों डेफिनेशन. पहले क्वाड्रिलेटरल वाला, क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री विल बी कॉल्ड एज रेक्टेंगल. पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बताओ. अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. एकदम क्लियर होना चाहिए ये चीज आप लोगों को, ठीक है. रोम्बस का बताओ स्टार्टिंग फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल. A quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel and all sides are equal will be called as rhombus. Parallelogram से rhombus जाना है, क्या करोगे? A parallelogram in which all sides are equal will be called as rhombus. Square जाना है quadrilateral से, क्या बोलोगे? A quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel, all angles are 90 degree and all sides are equal will be called as a square. Square आना है parallelogram से, तो a parallelogram in which all angles are 90 degree, all sides are equal will be called as a square. Rectangle से square. A rectangle in which all sides are equal will be called as a square. क्योंकि rectangle यदि आ ही गए तो ये सब तो आ ही गया होगा आपके पास. Similarly rhombus से square क्या बोलोगे? A rhombus in which all angles are equal will be called as square. क्योंकि rhombus यदि आ गए हो तो ये पार्ट आपका फुलफिल हो गया है, बस ये नहीं हुआ आपके पास में अभी, तो ये आपको अलग से करके दिखाना पड़ेगा. रोम्बस से ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री और रेक्टेंगल से ऑल साइड्स आर. ठीक है मेरे ख्याल में, शायद बोलते समय हो सकता है मैंने गलत बोल दिया. क्लियर मेरे ख्याल में. फिर आता था आपके काइट. काइट का क्या डेफिनेशन था? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, टू एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर विल बी कॉल्ड एज काइट. तो काइट का सिर्फ डेफिनेशन ही चाहिए हमको, फर्दर उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है. मेनली जो स्टडी करना वो इन सारे को स्टडी करना. तो जो भी डेफिनेशन मैंने आपको बताया अभी एक बार फटाफट उसको पढ़ लेते हैं. देखो ट्रेपेजियम का डेफिनेशन, अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ ट्रेपेजियम इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. जो कि आप यहाँ देख सकते हैं. यहाँ कौन कौन पैरेलल है बताओ फोटो देख के? एडी और बीसी पैरेलल है. कौन कौन पैरेलल नहीं है? एबी और सीडी पैरेलल नहीं. क्लियर मेरे ख्याल में. फिर उसके बाद में था आपके सिंपल ट्रेपेजियम. तो सेम डेफिनेशन, बस इसमें क्या है कि एबी और सीडी का लेंथ सेम होना चाहिए कि सेम नहीं होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए. तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंपल ट्रेपेजियम. अगर एबी और सीडी का लेंथ अगर इक्वल हो गया तब क्या बोलोगे इसको? आइसोसेलेस ट्रेपेज. ठीक है मेरे ख्याल में. पैरेललोग्राम का वही था कि दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो जाए आपके तो क्या बोलोगे आप उसको? पैरेललोग्राम. फिर पैरेललोग्राम के बाद में रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल के अंदर में वही है कि दो डेफिनेशन है. अगर आप क्वाड्रिलेटरल से बिगिन करके आओगे तो आपको बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा, ये वाला बात भी कहना होगा, और ईच एंगल इज राइट एंगल ये भी कहना होगा. फिर इसी का लेकिन एक शॉर्ट डेफिनेशन ये हो सकता है कि अगर आप डायरेक्टली पैरेललोग्राम से स्टार्ट करते हो तो आप डायरेक्टली बस राइट एंगल वाला प्रॉपर्टी बताओ, दूसरा पैरेलल होने वाला प्रॉपर्टी आपको बोलने की जरूरत नहीं. ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. उसके अंदर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आता है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट द कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू. ठीक है, इस चीज को हम फैमिली चार्ट से समझें तो ज्यादा अच्छा है. ठीक है, जैसे आप रेक्टेंगल पे अगर आ गए तो ऑब्वियसली ये वाला प्रॉपर्टी आपके पास में तो होगा ही होगा ना, तभी तो आप यहाँ पहुंच पाए हो. तो अगर कोई मेरे से पूछे कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम आल्सो, आई विल से यस.
दैट इज ऑल राइट, ठीक है। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछे कि एवरी पैरेललोग्राम हैज टू बी रेक्टेंगल, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आया बात समझ? तो इस टाइप का भी ये ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन जो है ऐसा बन सकता है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ट्रू या फॉल्स, तो आपको बोलना है ट्रू। और कोई बोले कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, तो क्या बोलोगे? फॉल्स, ठीक है। तो ऐसा भी स्टेटमेंट्स मिलेगा हम लोग। नेक्स्ट देखो इसके बाद में रोम्बस का डेफिनेशन। तो क्वाड्रिलेटरल से अगर बिगिन करोगे तो दोनों साइड का पैरेलल होना भी बोलना पड़ेगा आपको, और ऑल साइड्स इक्वल होगा ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन इसी को यदि आप पैरेललोग्राम से बिगिन करते हो तो बस ऑल साइड्स आर इक्वल अगर दिखा देते हो तो उसी से आपका रोम्बस हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही बात है कि एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एवरी पैरेललोग्राम नीड नॉट बी अ रोम्बस, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आपके स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर में 3 डेफिनेशन होगा। क्वाड्रिलेटरल से अगर बिगिन करते हो तो बोथ पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, फिर ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। 3 चीज आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसी को यदि आप पैरेललोग्राम से बिगिन करते हो तो फिर 2 चीज दिखाना होगा कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसी चीज को आप यदि चाहो तो रेक्टेंगल से भी बिगिन कर सकते हो। रेक्टेंगल से बिगिन करते हो तो आपको सिर्फ दिखाना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि एंगल्स आर 90 डिग्री तो हो चुका होगा। और लास्ट इसका एक डेफिनेशन होता है कि मतलब आप रोम्बस से स्टार्ट कर सकते हो, तो फिर आपको सिर्फ दिखाना है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। ये सारा पैटर्न आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। चलो आगे यहाँ से, ये 3 स्टेटमेंट इसके लिए भी वैलिड। आप एक बार चार्ट देख लो। तो यदि कोई ऐसा बोले मेरे को, देखना ध्यान से, कंफ्यूज मत होना, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल ऑल्सो, तो क्या बोलोगे? ट्रू फॉल्स? ट्रू। फिर कोई बोले कि एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस ऑल्सो, ट्रू फॉल्स? ट्रू। कोई बोले कि एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम ऑल्सो, ट्रू। लेकिन कोई बोले कि एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, फॉल्स। एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, फॉल्स। एवरी पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, फॉल्स। नीचे जो भी कोई आ रहा है ना वो होगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जिस किसी भी नाम के बारे में क्लेम करो उसके ऊपर जो जो आ रखा है वो सारा तो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्लियर मेरे ख्याल में? एक बार फिर फटाफट पूछता हूँ, थोड़ा आंसर करने का ट्राई करना ट्रू फॉल्स में। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, फॉल्स। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ट्रू। एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, एवरी पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, every square is a quadrilateral, true। every quadrilateral will be a square, false। क्लियर रखना इस चीज, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ आके अपना डेफिनेशंस वगैरह सारा खत्म हो जाता है, ठीक है। और काइट का भी डेफिनेशन देख लो। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एग्जैक्टली 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड काइट। इसके अंदर आप देखो कि AB और AD इक्वल है और यहाँ पर BC और CD इक्वल एडजेसेंट है। लेकिन अगर आप AD और DC को इक्वल करोगे ना तो फिर उस केस में यहाँ पर AB और BC को इक्वल होना पड़ेगा। मतलब एक साथ बहुत सारा पेयर नहीं हो सकता, यूनिकली कोई 2 पेयर होगा। वहां ऐसा हो सकता है कहीं कहीं पे कि AD और CD इक्वल हो और साथ में AB और BC इक्वल, ठीक है, उस टाइप का सिचुएशन हो। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? काइट। क्लियर है मेरे ख्याल में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बस स्पेस अभी छोड़ देना, वो थोड़ा रिस्की होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। नेक्स्ट आप लोग एक हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। 2 मिनट मेरी तरफ देखो। आगे चलिए क्या होता है, स्टूडेंट लोग के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि वो लोग प्रॉपर्टीज क्या है, डेफिनेशन क्या है, इन सब चीजों को मिक्स करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि यही डेफिनेशन, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले मेरा सुझाव है कि प्लीज प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन को मिक्स मत करना। फिर अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन में फर्क क्या है, तो देखो डेफिनेशन का प्रूफ नहीं होता है। डेफिनेशन एक ऐसा चीज है जो थोड़ा एग्जाम टाइप होता है कि मतलब ठीक है कुछ लिखा हुआ हम उसको मान के चल रहे हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज में जितने चीजों का बताऊंगा ना आपको कि ये इसका प्रॉपर्टी, ये इसका प्रॉपर्टी है, तो सारे प्रॉपर्टी का मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज आप हर एक फिगर के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना कि प्रॉपर्टीज अलग सामान है, डेफिनेशन अलग सामान है। दोनों में अंतर क्या है? तो डेफिनेशन को आप प्रूफ नहीं कर सकते, प्रॉपर्टीज को आप प्रूफ कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज का भी ऐसा है देखो कि फिलहाल एक बार के लिए तो हम उसको पढ़ेंगे भी और प्रूफ भी करेंगे, लेकिन आगे चल के जब कभी भी किसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज लगाने का अपॉर्चुनिटी आएगा तो मैं उसको प्रूफ नहीं करूंगा वहां पे, उसको मैं मान के चलूंगा कि ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है तो आई कैन डायरेक्टली अप्लाई इट, ठीक है। लेकिन अगर चला के अलग से बोल देता है कि ये वाला प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाओ, तो फिर जो प्रूफ मैं आपको दिखा के रखूंगा वो प्रूफ आपको वहां पर लिखना है। क्लियर मेरे ख्याल में? चलिए बिगिन करते हैं। एक बार आप लोग पेन छोड़ दीजिए, 3-4 प्रॉपर्टी पहले समझ लेते हैं फिर हम स्टार्ट करेंगे। हमने पैरेललोग्राम की फैमिली में अगर मैं देखूं तो टोटल कितना आदमी था बताओ? पैरेललोग्राम खुद, उसके बाद में क्या था?
रेक्टेंगल, फिर क्या था रोम्बस, और फिर क्या था स्क्वायर। तो इन सारे का प्रॉपर्टीज हम एक एक करके स्टडी करेंगे, और हर एक का प्रॉपर्टी ना आप ऐसा समझो कि जैसे फैमिली संपत्ति नहीं होता कि पापा के पास में जो है, पापा की मृत्यु के बाद में वो बेटे के पास में आ जाएगा, फिर बेटे की मृत्यु के बाद में उसके बेटे के पास में आ जाएगा, तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है, राइट। तो पैरेललोग्राम का जो भी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो आप ऐसा समझिए कि पैरेललोग्राम वाले फैमिली में पैरेललोग्राम खुद जो है वो दादाजी, तो उसके पास में जो भी प्रॉपर्टी था, जैसे ही आप नीचे आओगे, किस पे आओगे आप, नीचे आने से रेक्टेंगल और रोम्बस में, तो वट एवर प्रॉपर्टी आई विल स्टडी अबाउट पैरेललोग्राम, बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि वो रेक्टेंगल और रोम्बस के पास में तो है ही। फिर क्या है कि रेक्टेंगल और रोम्बस के पास में खुद का भी कुछ कुछ अलग प्रॉपर्टी होगा। सिमिलरली व्हेन आई गो डाउन टू स्क्वायर, तो मैं ये मान के चलूंगा कि स्क्वायर के पास में पैरेललोग्राम का भी सारा प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, रेक्टेंगल का भी सारा प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, और रोम्बस का भी सारा प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। फिर उसके पास में खुद का कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो भी सकता है और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं भी हो सकता। क्लियर मेरे ख्याल में? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में पहला प्रॉपर्टी पढ़िए, क्या दिया हुआ है, ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब इसका क्या मतलब है, देखो इस फोटो से मैं थोड़ा रुक के समझाऊंगा आपको, पहले एक नया ही बना लेते हैं, इससे ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए समझना। अब मान लीजिए कि जैसे ये एक पैरेललोग्राम है अपने आप, सही कह रहा हूं मैं, इसको मान लीजिए कि ये है ए बी सी, इसमें के लिए दोनों बनाए हो तो शायद इतना फील नहीं कर पाओगे। यहाँ देखो ध्यान से और सोचो, अगर मैं इस वाले फोटोग्राफ को अच्छे से देखूं तो आई कैन सी कि एक डायगोनल बना देने से जो पूरा का पूरा पैरेललोग्राम था वो कितने ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। ये प्रॉपर्टी कहता है कि वो जो दोनों ट्रायंगल बना है ना, वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुआ। कहने का मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये इसके नीचे वाला ट्रायंगल, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ऐसा ये प्रॉपर्टी कह रहा है, ठीक है। और वो इस डायगोनल की वजह से भी होगा, और जो इसका ऑल्टरनेट दूसरा डायगोनल एग्जिस्ट करेगा ना इस टाइप का, वो भी इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। बोथ द ट्रायंगल्स इंडिविजुअल सॉरी बोथ द डायगोनल्स इंडिविजुअली डिवाइड द होल पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? क्लियर है मेरे ख्याल में? सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी बोलता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। डेफिनेशन क्या बोलता है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, लेकिन फिर उसको जब हम एक्सप्लोर करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो हमको मिलेगा कि ऑपोजिट साइड्स का लेंथ भी इक्वल होता है। पैरेलल तो होता ही है वो लोग एक दूसरे से, साथ ही साथ लेंथ भी क्या होता है, इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। अब ऑपोजिट एंगल्स का मतलब क्या है देखना, मानो कि मैं इसके अंदर से अगर एक बार के लिए इसको डिलीट कर दूं, तो ऑपोजिट एंगल्स किसको कहोगे बताओ? एंगल ए का ऑपोजिट कौन होगा बताओ? सी। तो एंगल ए विल बी इक्वल विथ एंगल सी एंड एंगल बी विल बी इक्वल विथ एंगल डी। देखो आया समझ कि नहीं आया समझो, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा था कि डायगोनल विल डिवाइड द होल पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा था कि ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, यानी कि ए बी का लेंथ और सी डी का लेंथ आपस में इक्वल होगा, और साथ ही साथ ए डी का लेंथ और बी सी का लेंथ भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी होगा, और साथ ही साथ क्या मिलेगा बताओ, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसको आप इस वाले फोटो में ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। जैसे दो डायगोनल है, कैन यू नेम देम थोड़ा जोर से? AC और BD, और AC और BD का मीटिंग पॉइंट आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कहाँ मीट कर रहा है, O पे। तो O जो है ना वो AC का भी दो इक्वल टुकड़ा करेगा, और O जो है वो BD का भी दो इक्वल टुकड़ा करेगा। ये इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब कि द डायगोनल्स दे विल मीट ईच अदर एट वन पॉइंट, एंड जिस पॉइंट पे वो लोग एक दूसरे से मीट करेगा उस पॉइंट पे दोनों डायगोनल का दो इक्वल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम में ऐसा नेसेसरी नहीं है कि AC का लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर तो BD का लेंथ भी 10 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। BD का लेंथ 8 सेंटीमीटर भी हो सकता है और BD का लेंथ 12 सेंटीमीटर भी हो सकता है, उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन O जो है वो दोनों का मिडिल पॉइंट होगा। मिडिल पॉइंट होगा इन द सेंस कि अगर AC का ओवरऑल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो AO का लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा और OC का लेंथ भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। दूसरा बात कि BD का लेंथ अगर 12 सेंटीमीटर था तो OB 6 और OD 6, या अगर BD का लेंथ 8 सेंटीमीटर था तो OB 4 और OD कितना हो जाएगा, 4। ये चार प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम के पास। इफ एनी क्वाड्रिलेटरल बिकम्स अ पैरेललोग्राम तो ये चारों चीज उसके पास में हमेशा एग्जिस्ट करेगा। एक बार ट्राई करो तो बताने क्या क्या था प्रॉपर्टी। नहीं, ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं। सबसे पहले डेफिनेशन से ही बिगिन करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम बताओ? A quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel to each other. This is the definition of the parallelogram. इसका कोई दुनिया में प्रूफ वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता, ये डेफिनेशन है। प्रॉपर्टी क्या क्या है बताओ? पहला प्रॉपर्टी, डायगोनल्स विल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम, ये डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। रिपीट करो मेरे साथ,
diagonals will divide the parallelogram into two congruent triangles. पहला प्रॉपर्टी. दूसरा प्रॉपर्टी, opposite sides are equal. तीसरा प्रॉपर्टी, opposite angles are equal. चौथा प्रॉपर्टी, diagonals bisect each other. ये चार इसका प्रॉपर्टी. डेफिनेशन का प्रूफ नहीं कर पाएंगे, बाकी चार प्रॉपर्टी का प्रूफ हम लोग कर पाएंगे. क्लियर मेरे ख्याल. आप एक काम करें, इसका प्रॉपर्टीज में लिख तो खुद से ही लेना, हम लोग प्रूफ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लिखो थ्योरम 2. थ्योरम 2. थ्योरम 2 चाहो तो छोटा सा ये स्टेटमेंट पे लिख ही लो. अ डायगोनल of a parallelogram, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. SAS. मैं करूंगा, हेल्प करूंगा, टेंशन एकदम मतलब. आप लोग लिखो गिवन में लिखो, लेट ABCD be a parallelogram. Let ABCD be a parallelogram. ठीक है. जब वैसे अभी के लिए नोट्स कॉपी के लिए आप लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम लिख सकते हो एग्जाम में, लेकिन ऐसा मत करो. एग्जाम में करोगे तो दिक्कत है. अभी के लिए आप पैरेललोग्राम ऐसे दो डंडी ऊपर चाहिए. स्टैंडर्ड नोटेशन ही है, लेकिन स्कूल में कट सकता है, तो स्कूल में यूज नहीं करेंगे, एग्जाम पेपर में ऐसे नोट्स कॉपी में कर सकते हैं. लिखिए लेट ABCD बी ए पैरेललोग्राम. आगे लिखिए AC इज इट्स डायगोनल. AC इज इट्स डायगोनल. AC इज इट्स डायगोनल. फिर लिखो टू प्रूफ. अभी देखो टू प्रूफ में थोड़ा सा पंगा है. पंगा क्या मैं आपको बताता हूँ. मुझे ये तो पता है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, लेकिन एक्चुअली वो नेमिंग ऑर्डर क्या होगा ना, वो अभी नहीं पता मेरे. ऐसे कैसे देख के बता दूंगा कि हाँ ये इससे कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए. तो अभी एक बार मैं लिख नहीं रहा हूँ कि टू प्रूफ का पैटर्न क्या होना चाहिए, प्रूफ कर लेता हूँ फिर पैटर्न लिखते हैं. ठीक है, थोड़ा गैप छोड़ दो, आप आगे लिखो प्रूफ. प्रूफ में लिखना इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC. अच्छा, यहाँ पे नाम का जो पैटर्न मैंने लिया, इसमें कुछ मेरे को कॉशियस होना है कि कुछ भी रैंडमली ले सकता हूँ. until and unless I am indicating the same triangles. तो बस इसका नाम आना चाहिए और इसका नाम आना चाहिए. लास्ट में हमको अपने आप पता चलेगा कि असली पैटर्न क्या होना चाहिए. ठीक है, लिखो इन ट्राइंगल दिस एंड दिस. अब 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो, प्रूफ को थोड़ा समझो. बताओ 3 एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल में. AC इज इक्वल्स टू AC. हाँ ये तो करेक्ट है. ये इसलिए करेक्ट है, देखो दोनों ही ट्राइंगल को अगर आप देखोगे तो एक ट्राइंगल ये वाला हो गया और दूसरा ट्राइंगल आपका ये नीचे वाला हो. यू कैन क्लियरली फील कि AC जो है वो दोनों ट्राइंगल में क्या हो रहा है, कॉमन हो. तो लिखो पहला प्रॉपर्टी लिखो AC इज इक्वल्स टू AC. AC इज इक्वल्स टू AC. रीजन क्या होगा इसका, कॉमन. AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन. सेकेंड एलिमेंट बताओ क्या हो सकता है. एंगल D इज इक्वल्स टू, एग्जैक्टली यही, इसी चीज को लेके मैं डरता रहता हूँ. देखो ये जो आपने यूज करा ये अभी तक हमको नहीं पता, अभी तक हमने इसको प्रूफ नहीं किया. AB इज इक्वल्स टू DC, ये भी हम आगे प्रूफ करेंगे, अभी तक तो किया नहीं. एंगल CAB इज इक्वल्स टू CAD इज इक्वल्स टू DCA. CAD इज इक्वल्स टू DCA नहीं, ये थोड़ा गलत हो. अच्छा चलो मैं रहस्य पर से पर्दा हटाता हूं, दिखा देता हूं. आप एक चीज को समझिए कि करेक्ट देखो आपको बस इतना बताया हुआ है कि जिस फिगर से आप डील कर रहे हो वो एक पैरेललोग्राम. अदर देन दैट यू नो नथिंग. बाकी चीज प्रूव करोगे तब आप यूज कर पाओ. अभी के लिए नहीं किया तो नहीं यूज कर सकते. ठीक है, अभी के लिए अगर आपने ABCD को पैरेललोग्राम बोला है तो आपके पास में बस इतना सा बात अवेलेबल है कि दीज पेयर ऑफ साइड्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर, नथिंग मोर देन दैट. ठीक है, और आपने ट्राइंगल चूज किया, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला. अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस एंगल को मान लो कि 1 बोल दूं, इस एंगल को मान लो कि 2 बोल दूं, इस एंगल को मान लो कि 3 बोल दूं, इस पर रैंडमली 4 बोल दूं, तो आई कैन क्लियरली से कि लुक एंगल 1 हैव टू बी इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज दे आर व्हाट, ऑल्टरनेट एंगल्स. एंड सिमिलरली एंगल 4 हैव टू बी इक्वल टू व्हाट, एंगल 2 बिकॉज दे आर आल्सो व्हाट, ऑल्टरनेट एंगल्स. उसके बाद में किसी एक ट्राइंगल को अगर आप नोटिस करते हो,
मान लो कि ये ऊपर वाले ट्रायंगल को नोटिस करते तो ये विल फाइंड कि आपने ये एंगल यूज करा, ये साइड यूज करा और ये एंगल यूज करा, तो कौन सा पैटर्न बन जाएगा, ESC। ठीक है, लिखूं? लिखने से पहले एक काम और करो, प्रूफ के बगल में ये फोटो बना लो अच्छे से, अलॉन्ग विथ ऑल द मार्किंग्स। प्रूफ में एक पॉइंट अपन ने लिख लिया, AC इक्वल्स टू AC। अगला लिख, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। इसका रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट लिखूं, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2। इसका रीजन भी क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर नीचे लिखूं, बाई क्या, ESA। अब यहां बोर्ड पर एक बार देखो, मुझे एक बार फटाफट अपना एलिमेंट्स बताओ तो आपने क्या क्या लिखा है। AC इक्वल्स टू AC, नेक्स्ट आपने लिखा है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, नेक्स्ट आपने लिखा है एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, और आपका रेफरेंस ट्राइंगल जो है वो था ADC एंड ABC, राइट। अब देखो AC इक्वल्स टू AC को डायरेक्टली यूज कर सकते हो नेम राइटिंग में कि डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ऑपोजिट वर्टेक्स यूज करना। वेरी गुड, ये याद होना चाहिए। तो AC के ऑपोजिट ट्राइंगल ADC में सोचो कौन लाई कर रहा है, मेरे ख्याल में D, तो यहाँ D आ जाएगा। और AC के साथ फिर से AC ही इक्वल है, लेकिन ये AC मैंने किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, ABC के कॉन्टेक्स्ट में। तो ABC में AC साइड के ऑपोजिट कौन है, B, तो मेरे ख्याल यहाँ पे B आ जाए। फिर आप यहाँ का एंगल 1 देखोगे तो वो किसको रेफर कर रहा है बताओ, ये एंगल 1 याद रखना इसके रेफरेंस में आएगा। ठीक है, तो 1 देखो कौन से वर्टेक्स को इंडिकेट कर रहा है, बोलो C को इंडिकेट कर रहा है शायद, तो 1 के बदले यहाँ हम क्या ले लेंगे, C, क्योंकि ये एंगल है। 1 किसके साथ इक्वल है, 3 के साथ, तो 3 जो है वो इस वाले ट्राइंगल में कौन से वर्टेक्स को इंडिकेट कर रहा है सोचो, मेरे ख्याल में E को, तो यहाँ मेरे को क्या लेना चाहिए, E। 2 लेटर का फिक्सिंग अगर सही तरीके से हो गए तो थर्ड के बारे में फिर से इसको रेफर करने का जरूरत नहीं है, खुद ही लिख दो। तो ADC था, मतलब यहाँ से क्या मिसिंग, D आ गया, C आ गया, मेरे ख्याल में A मिसिंग है, और यहाँ पर ABC था, B आ गया, A आ गया, अब क्या मिसिंग है, C। तो ये दोनों क्या हो जाएगा बताओ, देखो आया समझ में, और ये है करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अब 2 प्रूफ में भी इसी को छाप दो, जहां पे 2 प्रूफ था आपका उसमें भी इसको छाप दो कि ट्राइंगल DCA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, ट्राइंगल DCA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC। ठीक है, और अब नीचे लिखो बाय ASA ट्राइंगल DCA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, बाय ASA ट्राइंगल DCA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC। अगला थ्योरम देखो, थ्योरम नंबर 3। इसमें लिखो, इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal, in a parallelogram opposite sides are equal। ठीक है, एक बार इसी वाले प्रूफ में आ जाओ, सेम ही तरीका है, सेम ही प्रूफ करना है आपको। लास्ट में सपोज करो कि ये कॉन्ग्रुएंसी अगर आपको मिल गया है, ठीक है, और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल का मतलब क्या होता है, आपको प्रूव करना है कि DC पार्ट इज इक्वल्स टू AB पार्ट एंड ED पार्ट इज इक्वल विथ BC पार्ट, ये प्रूव करना है आपको। इसी के CPCT से अगर आप ट्राई करोगे तो आपको मिलेगा कि अच्छा वो तो आ गया है। जैसे DCA ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि CD एग्जिस्ट कर रहा हो, और CD कौन से पोजीशन से बन रहा है, सेकंड और फर्स्ट, और CD को अगर यहाँ से उठाते हो तो CPCT से यहाँ से कौन उठेगा, ऑटोमेटिकली AB उठेगा, तो यानी कि CD इज इक्वल्स टू AB बिकॉज ऑफ CPCT। सिमिलरली यू कैन शो कि AD इज इक्वल्स टू BC बिकॉज ऑफ CPCT। ठीक है, तो सेकंड वाले के प्रूफ में आप लिखो सेम एज थ्योरम 2, सेम एज थ्योरम 2, सेम एज थ्योरम 2, नीचे लिखो देयरफॉर लास्ट में ऐसे लिख दो आप कि ट्राइंगल DCA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, तो यही मिलेगा लास्ट में सब कुछ करने के बाद में, ट्राइंगल DCA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC। ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर बाय CPCT AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD। ये थ्योरम 2 का रिजल्ट जो हमको लास्ट में चाहिए, AB इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू CB, AD इज इक्वल्स टू CB। ठीक है, तो इससे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी प्रूफ हो गया।
थर्ड थ्योरम के बाद में फोर्थ देखो, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड, हाँ अब वो भी उसी से हो जाएगा। देखो फोर्थ, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसके भी प्रूफ में लिखो सेम एज थ्योरम 2, सेम एज थ्योरम 2, सेम एज थ्योरम 2। थ्योरम 2 में लास्ट में क्या मिला था कॉन्ग्रुएंसी में, फिर से पढ़ के बताओ तो एक बार। ट्राइंगल DCA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC, ट्राइंगल DCA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC। अब एक बार यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मिल रखा है हम लोग को, सेम ही पैटर्न में आपको करना है दोबारा से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि DCA के अंदर में कैन यू टेल मी कि कौन सा एंगल कंप्लीटली अवेलेबल है। जैसे एंगल A का तो मेरे को लगता है कि 2 टुकड़ा हो गया, एंगल C का भी 2 टुकड़ा हो गया है। इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल आपको पूरा अवेलेबल है, जैसा कोई टुकड़ा वगैरह नहीं हुआ है, एंगल D अवेलेबल है। लेकिन अगर आप यहाँ से D पिक करते हो तो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ से कौन पिक होगा, B पिक होगा। तो यानी कि इसका एंगल D उसके कौन सा एंगल से इक्वल होगा बताओ, B, एंड दे आर व्हाट, दे आर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो लिखो बाय सिंप्लिसिटी एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल D इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, इससे लेकिन सिर्फ सॉरी एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, दिल्ली इक्वल्स टू बॉम्बे, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, लेकिन इससे तो एक ही पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल प्रूफ हुआ, बाकी दो का क्या करोगे। तो बाकी दो का आइडिया ऐसा देखो, ये चीज भी हम बहुत फ्रीक्वेंटली अब यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर। जैसे कोई स्टूडेंट अगर AC को ज्वाइन ना करके वो सपोज करो कि इसके जगह पर BD को ज्वाइन करता और यही सारा का सारा ड्रामा रिपीट करता, तो एकदम एग्जैक्टली सेम प्रूफ होता उसका भी, उसमें भी A से ही लगता और उससे उसको मिलता है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा ना कि एक पेयर ऑफ ट्राइंगल से मान लो कि B इक्वल्स टू D मिल रहा है, दूसरे पेयर ऑफ ट्राइंगल से हमको A इक्वल्स टू C मिल रहा है, तो A इक्वल्स टू C वाले पार्ट को हम शो नहीं करें, हम उस चीज को डायरेक्टली क्लेम कर लेंगे, ऐसा बोल के कि सिमिलरली वी कैन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, ये चीज भी नया है, आगे चल के बहुत फ्रीक्वेंटली आएगा आप लोग के। लिखो सिमिलरली we can show that, similarly we can show that angle A equals to angle C, angle A equals to angle C। ठीक है, एक बार मेरे को वापस से पैरेललोग्राम का डेफिनेशन बताओ जल्दी से। A quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel, ये उसका डेफिनेशन है। इसी वजह से इस वाले बात का कोई प्रूफ नहीं होगा। प्रॉपर्टीज क्या क्या था याद दिलाओ। A diagonal divides parallelogram into two congruent triangle, पहला इसका प्रूफ हम कर चुके हैं। दूसरा क्या था, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका प्रूफ भी हम कर चुके हैं। तीसरा क्या था, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उसका प्रूफ भी हमने कर लिया। और क्या प्रॉपर्टी बचा हुआ है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन याद रखना कि आज ये पहले बार और आज ये आखिरी बार हम इनके प्रूफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इन सब में से कोई भी चीज को हम प्रूफ नहीं करेंगे। व्हेनेवर वेरेवर ऐसा सिचुएशन आएगा तो इन चारों बातों को हम गिवन फैक्ट की तरह मान के चलेंगे। अच्छा पैरेललोग्राम है तो ये तो हो ही रहा होगा उसके अंदर। ठीक है, अलग से लेकिन चला के अगर बोले कि नहीं भाई ये करके दिखाओ तो फिर ये वाला प्रूफ आपको देना होगा। चले आगे, अभी पांचवें वाले में थोड़ा सा ट्राइंगल वगैरह चेंज हो जाएगा, पुराने वाला कॉन्ग्रुएंसी से काम नहीं चलेगा, तो इसको लिखो आप लोग थ्योरम 5। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, the diagonals of a parallelogram bisect each other। ठीक है, अभी 2 मिनट मेरे तरफ देखो, मैं तो वापस से थोड़ा सा ट्राइंगल्स के बेसिक्स में जाना चाहता हूँ। ट्राइंगल्स में आपको याद होगा कि ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ऐसा होता था कि जिसमें हमको ट्राइंगल का नाम वगैरह सब अवेलेबल रहता था कि इसी को कॉन्फिडेंट करना, वो सबसे इजी कैटेगरी होता था। दूसरा क्या होता था कि नाम वाम तो कुछ है नहीं, एक काम अवेलेबल है कि अच्छा ठीक है लास्ट में ये वाला काम करके दिखाना, तो उसके हिसाब से हम अपने इमेजिनेशन से खुद ही ट्राइंगल का पेयर चूज करते थे कि अवेलेबल रहता था, खुद से चूज करते थे। चूज करने के अंदर फिर उसको कॉन्ग्रुएंट करो और एक बार जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से सीपीसीटी डिक्लेयर करो, उससे काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मेरे को बताओ कि ट्राइंगल का नाम अवेलेबल है कि बस जिम्मेदारी अवेलेबल है। जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है कि डायगोनल्स दे विल बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रूव करना है आपको। कैन यू रियलाइज कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर किस बात से आप प्रूव कर पाओगे। मेरे ख्याल में इफ यू आर एबल टू शो कि OA इज इक्वल्स टू OC
एंड OB इज इक्वल्स टू OD, तो आई थिंक आपका काम हो जाएगा. देन यू कैन सी कि अच्छा डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर. क्लियर? जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि अच्छा ये जिम्मेदारी है मेरा. नाउ टेल मी द पेयर ऑफ ट्राइंगल्स जिसको लेने से शायद हम अपना जिम्मेदारी निभा सकें अच्छे से. किसी भी ऑपोजिट पेयर ऑफ ट्राइंगल्स को आप ले लो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. मैं मान लो कि आपकी कन्वीनियंस के लिए AOD और BOC को लेना चाहूँ. ठीक है, समझ में आ गया. अब समहाउ हमको उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना. लिखो, सबसे पहले लिखो गिवन. गिवन में लिखो लेट ABCD be a quadrilateral, be a parallelogram. Let ABCD be a parallelogram. Full stop. फिर लिखो diagonals AC and BD, diagonals AC and BD meet each other. Diagonals AC and BD meet each other at O. Meet each other at O. Full stop. आगे लिखो to prove OA is equals to OC. To prove OA is equals to OC and OD is equals to OB and OD is equals to OB. ठीक है, फिर लिखो प्रूफ. अब पहले 20-30 सेकंड थोड़ा सा सोच लो आपको कि प्रूफ किस पैटर्न से कर सकते. चलिए पहले प्रूफ मैं समझा देता हूँ. देखिए यहाँ पे हम क्या क्या चीज को इक्वल कह सकते हैं. देखो यहाँ देखो, ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं. एक सपोज करो कि मैं इसको बोल लूंगा दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कोई दिक्कत नहीं. दूसरा मैं बोलूंगा कि देखो ये वाला और ये वाला पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स. तो एक ये वाला हो जाएगा. और तीसरा मैं बोलूंगा कि सिंस आप प्रूफ कर चुके हैं हम लोग कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर आई विल क्लेम कि लोग ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो जाएगा? इक्वल. ठीक है, आया समझ? उससे फिर रूल क्या लग जाएगा? तो एक सिंगल ट्राइंगल अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो एंगल साइड का रूल आप लगा सकते हैं. ठीक है, लिखो प्रूफ. इन ट्राइंगल AOD and triangle BOC, in triangle AOD and triangle BOC we have, in triangle AOD and triangle BOC we have, लिखो angle AOD is equals to angle BOC. Angle AOD is equals to angle BOC. Reason? Vertically opposite angles. Vertically opposite angles. Next लिखो. इसके लिए काम करते हैं, नाम हम दे देंगे कुछ. बना लो तो आप लोग फोटो बना लो. इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, थोड़ा इजी हो जाएगा. ठीक है, लिखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. रीजन? ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, नेक्स्ट लिखो AD इज इक्वल्स टू BC. AD इज इक्वल्स टू BC. AD इज इक्वल्स टू BC. इसका रीजन दो. opposite sides of a parallelogram. Opposite sides of a parallelogram. ठीक है, नीचे लिखो therefore by क्या? AAS by AAS. अभी एक बार बोर्ड की तरफ देखो. अभी कर करके ना मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि थोड़ा सा तो एक्सपर्टीज आप लोगों में आ गए. ठीक है, तो मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ कि डायग्राम से भी कई बार हम क्या है कि ट्राइंगल का नाम ढंग से प्रोक्योर कर सकते हैं. इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं, बार बार एलिमेंट्स नहीं देखना. तो डायग्राम में व्हाट आई कैन सी कि ओ से इक्वल हुआ है और ये एंगल है, तो मेरे डायरेक्टली काम आ जाएगा नाम लिखने में. तो एक तरफ अगर मैं ओ लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ भी क्या लेना चाहिए? ओ लेना चाहिए. फिर मैंने इस वाले एंगल को यूज किया था, ये कौन से वर्टेक्स को रेफर कर रहा है? डी को, तो यहाँ मेरे को डी लिखना चाहिए. और ये इक्वल किससे हुआ था? 2 से. वो किसको रेफर कर रहा है? बी को, तो यहाँ फिर किसको आना चाहिए? बी को आना चाहिए. इस ट्राइंगल में थर्ड लेटर कौन सा बचा हुआ है? ए, तो यहाँ ए ले लूंगा. और यहाँ पर थर्ड लेटर कौन सा बचा हुआ है? ओ बी सी, तो यहाँ सी ले लूंगा. तो इस पैटर्न में लोग एक्चुअली क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट. लिखो बाय AAS ट्राइंगल ODA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBC. ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर बाय CPCT OA is equals to OC. OA by CPCT OA is equals to OC and OD is equals to OB.
ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी। ठीक है, नीचे लिखो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी हमने देख लिया, उसका प्रूफ भी देख लिया। अगले क्लास रेक्टेंगल और रोम्बस का प्रॉपर्टीज और प्रूफ देखेंगे। चलो आज के लिए इतना ही।